नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज कनाडा की, ट्रंप की और बांग्लादेश की। दोस्तों, उसके पहले की बातचीत शुरू करें, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों और दूसरे ग्रुपों में भी इस वीडियो को भेजें और ये निवेदन करें कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे होगा ये कि जो भी सब्सक्राइब करता है उसको हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिस पहुंचती है उनके पास और ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी। तो दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आज त्याग पत्र दे दिया कल अपने प्रधानमंत्री पद से। कनाडा के वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस त्याग पत्र देने से जितनी खुशी कनाडा में नहीं हुई उससे कई ज़्यादा खुशी भारत के अंदर हुई, भारत के नागरिकों में और विशेष तौर से नरेंद्र मोदी कैंप में, मतलब भाजपा के अंदर इस खुशी को देखा गया। जैसे लग रहा हो कि नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो से इस्तीफा करवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि ट्रूडो की स्थिति वहाँ पर खराब होती जा रही थी और अभी थोड़े दिन पहले ट्रंप से जब वो मिले थे तब और ज़्यादा उसकी स्थिति बिगड़ी। जितनी खुशी भारत में देखने को मिल रही है, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री का भारत में सिक्का चलता हो और उसके जुल्मी राज से अब भारत को छुटकारा मिल गया हो। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैंप में तो ऐसा हर्ष छाया है कि जैसे नरेंद्र मोदी कोई जंग जीत गए हों। खुशी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अमेरिका में चुने हुए राष्ट्रपति ने उनकी शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को निमंत्रण नहीं देकर जो गम दिया, उससे उभरने में इस खुशी से मदद मिलेगी। तो आपको याद होगा कि कनाडा में खालिस्तानी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप कनाडा ने भारत पर लगाया था और उससे भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन ये रिश्ते कोई पहली बार खराब नहीं हुए, ये 1984 से हमारे कनाडा के रिश्ते ऐसे ही खट्टे मीठे चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री टैक्स टैरिफ पर बातचीत करने तथा ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देने अमेरिका गए थे और वहां ट्रंप ने एक ऐसी बात कही कि कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां प्रांत बना लेते हैं और फिर इस टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा और सुरक्षा की गारंटी भी अमेरिका ले लेगा। तो इस बात पर उस समय तो ट्रूडो चुप रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिका के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां प्रांत बनाना किसी भी तरह से संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं होगा। अमेरिका को कनाडा कई प्रकार से मदद करता है। उन्होंने कहा कि कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर एक है और व्यापार और सुरक्षा पार्टनर दोनों देशों के नागरिकों को फायदा होता है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका कनाडा से हर साल $200 मिलियन सब्सिडी देता है।
इससे अमेरिका का व्यापार घाटा होता है, और उस घाटा को की पूर्ति के लिए वो 25% टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं। अभी मतलब 2023 में ही $406 मिलियन का अमेरिका को नुकसान हुआ कनाडा के साथ ये व्यापार करने में। 2023 में $406 मिलियन का नुकसान हुआ। वहीं अमेरिका 4 मिलियन बैरल से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। ट्रंप कनाडा पर 25% की टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल कनाडा को ही धमकाया हो, उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही, साथ ही गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ और अमेरिका की खाड़ी बनाने की भी बात कही। तो ट्रंप साहब का तो खैर ये अच्छा ख्याल है, वो तो समझते हैं कि हम मर्जी हो जो कर सकते हैं। उन्होंने चीन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पनामा नहर को कब्जा करने के लिए अमेरिका सेना भी भेज सकता है। मतलब वो चाहते हैं कि पनामा नहर का प्रशासन भी अमेरिका को दे दिया जाए, नहीं तो हम सेना भेजकर भी उसको कब्जा लेंगे। ट्रंप यही नहीं रुके, ट्रंप ने भारत को भी टैरिफ कम करने की धमकी दी, पहले ही दे चुके हैं। वो ये कहते हैं भारत से भी जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें घाटा है। और फिर एक बड़ी धमकी उन्होंने ये दी है, तो 25% टैरिफ लगाने की मतलब 25% टैरिफ कम करने के लिए भारत को कहा है। अब उन्होंने एक धमकी और दी है कि जो देश डॉलर छोड़ के अपनी नई एक करेंसी जिसमें आदान प्रदान होगा, देश का भी आदान प्रदान, विश्व का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा डॉलर में ही होता है, डॉलर ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। तो लेकिन अभी क्या है कि रूस से हमने जो क्रूड ऑयल खरीदा वो भारत ने रुपयों से खरीदा, लेकिन रूस की प्रॉब्लम यह है कि रुपया और कोई लेता ही नहीं है देश, तो और हमारे से इतना व्यापार नहीं है, हम इतना निर्यात नहीं करते हैं, तो वो रुपये को क्या करें, तो रुपया रखा हुआ है उसके पास। वो चीन से भी चीन की मुद्रा में ही व्यापार करता है, और सऊदी अरबिया से भी उनसे ही व्यापार। तो इन सब चीज़ों पर क्या है कि वो ब्रिक देश जो है एक नई करेंसी की व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो डॉलर के पैरेलल हो। वैसे तो यूरो उन्होंने बनाई थी यूरोप में, लेकिन वो भी अभी डॉलर के मुकाबले नहीं चल पा रही है। लेकिन अब जो है ब्रिक्स देश जो है एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उसको धमकी देते हुए उन्होंने ये बात कही कि डॉलर को अगर डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे और अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो अमेरिका 100% जो है टैरिफ लगा देगा। तो इस तरह से वो सबको ही धमका रहे हैं। अभी तो उन्होंने शासन की शपथ भी नहीं ली है, शपथ भी उनकी 20 जनवरी की होगी, लेकिन वो उसके पहले ही एक माहौल बना देना चाहते हैं कि ट्रंप जो आ रहे हैं वो इस तरह से पूरे उसमें मतलब एक आतंक सा जो है ट्रंप का बन जाए, ताकि वो बहुत सुगमता से अपना काम कर सकें। और उन्होंने मतलब ब्रिक्स देशों में और भी कई देश हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका असर जो है भारत को ही होगा, क्योंकि चीन और रूस तो अपने आपस में लेन देन कर लेते हैं, उनको उनकी करेंसी दूसरे देश भी ले लेते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क भारत को ही पड़ रहा है, और भारत बहुत सी तरह से वहाँ पर फंसा हुआ है अमेरिका के साथ। दोस्तों, ये तो ट्रंप और जस्टिन की बात हुई।
ट्रूडो की बात हुई, और ट्रंप जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं उसकी बात हुई। अब ये कल हमने आपको बताया था कि भारत के पड़ोस में, बल्कि बांग्लादेश से सटी हुई सीमा के साथ एक नया देश बनने की राह पर है। अराकान मिलिट्री जो है वहाँ पर बांग्लादेश, ये म्यांमार की मिलिट्री से कई क्षेत्र छीनती जा रही है, और लगभग वो 3 बड़े क्षेत्र केवल अराकान के पास रह गए हैं, मतलब उनके पास रह गए हैं म्यांमार के पास। बाकी उस क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा अराकान आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो वो कभी भी मतलब नए देश की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आज जो है, ये मैंने कल बताया था, लेकिन आज जो है बांग्लादेश की स्थिति और विकट होती जा रही है। बांग्लादेश में यूनस सरकार है, और यूनस सरकार जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए कई तरह के काम कर रही है। एक तो भारत पर कई आरोप लगा रही है, फिर भारत में जो शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थी वो भाग के भारत में आई, शरण ली है, उसके बारे में बात कर रही है कि उसको वापस जो है हमें सौंपो, हम उस पर केस चलाएंगे। भारत ने उसके लिए मना कर दिया हालांकि। लेकिन आज एक नई घटना ये हुई कि खालिदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष है, पूर्व प्रधानमंत्री भी रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश में वो, उसको अचानक देश छोड़ करके जाना पड़ा। रात को मतलब वो तबीयत स्वास्थ्य का बहाना लिया और एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके इंग्लैंड चली गई वो। कहा जा रहा है कि ये सब जस्ट मोहम्मद यूनुस की कार्रवाइयों के चलते ये सब हो रहा है। और यूनुस सरकार अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, और वो जो है वहाँ चुनाव भी नहीं करवा रही है। चुनाव की उन्होंने कहा है कि 2026 में हम चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये हो गया है कि बांग्लादेश की जो 2 सबसे बड़ी नेता थी, एक शेख हसीना और दूसरी ये खालिदा जिया, ये दोनों देश के बाहर हैं। और अब चुनाव में अगर ये आ पाएंगी या चुनाव लड़ पाएंगी, ये कहना कठिन हो गया है। तो इन दोनों के न होने पर कैसे चुनाव होंगे और कैसी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर लग गया है। तो बताया जाता है कि खालिदा जिया एयर एम्बुलेंस से कल रात इंग्लैंड चली गई। ऐसे तो बीमारी का बहाना बनाया गया, लेकिन जानकार मानते हैं कि यूनुस मोहम्मद से के आमने सामने होने से ही उन्हें विदेश जाने को मजबूर होना पड़ा। अब चुनाव 2026 में कराने की बात है। मोहम्मद यूनुस प्रशासन का कह रहा है, दिक्कत यह है कि खालिदा जिया और शेख हसीना अब वापस बांग्लादेश जाकर चुनाव लड़ पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, अब मैं आपको एक ये जानकारी दे दूं कि विश्व में सबसे कमजोर जो आर्थिक स्थिति वाले कमजोर देश हैं 5, उनका मैं आपको बताता हूँ। एक तो है सूडान। जैसे सूडान के भी 2 भाग हो गए हैं, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। तो लेकिन सूडान जो है वो सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाला देश है, जिसमें सालाना एक आदमी की आय जो है मात्र $453.16 है। और फिर दूसरा है बारूंडी। यह भी एक अफ्रीकी देश है। यहाँ भी $915 न्यूनतम सालाना आय है। मतलब ये मिनिमम जो है ये आय है, मतलब ये इतनी कम आय है सालाना एवरेज। और
वारुण देश रिपब्लिक, इस देश की न्यूनतम आय $1120 है और कांगो जो है उसकी है सालाना 1310, $130। $1300 और मोजेम्बिक की है $1099। तो ये 4-5 कंट्री जो हैं, मतलब आप समझिए सूडान, बारूंडी, रिपब्लिक, कांगो और मोजेम्बिक, ये 5 देश जो हैं ऐसे हैं जिनकी सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति है। तो ये वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों से कहें कि इसे लाइक करें, फॉरवर्ड सब्सक्राइब करें। आपने भी अगर महावीर समता संदेश चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।